प्यारे बच्चों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं गोपाल सिंह आज आपको बीएससी बीएड क्लास 3 में रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के बारे में बताऊंगा। बच्चों, जो ये बुक है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, इसका नया नाम इष्टतमकारी प्रविधियाँ है और ये इष्टतमकारी प्रविधियों के बारे में आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। जो ये इष्टतमकारी प्रविधियाँ हैं, इसमें इष्टतमकारी प्रविधियों में आपने 2 चरों के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पे सबसे पहले आपको एक उद्देश्य फलन दिया जाता था जिसका कि हमें अधिकतम या निम्नतम मान ज्ञात करना पड़ता था, तथा इसके अलावा यहाँ पर प्रतिबंध भी दिए जाते थे। जो प्रतिबंधों में आपको प्रतिबंध जो असमीकाओं के रूप में दिए जाते थे। असमीकाओं में जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आता था। तो जैसे मान लो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, तो इसमें यहाँ पे जो प्रतिबंध है, जो इसको एस टी का मतलब होता है सच दैट प्रतिबंध है ये। तो यहाँ पर ये उद्देश्य फलन दे रखा है, मैक्सिमम अधिकतम कीजिए। तो अधिकतम कीजिए को हम उद्देश्य फलन को हम जेड से भी व्यक्त करेंगे। जेड बराबर 5x1 + 3x2। इसके अलावा जो प्रतिबंध आएंगे, प्रतिबंधों में जैसे यहाँ प्रतिबंध में 3x1 + 5x2, यहाँ लेस देन इक्वल टू का चिन्ह है। इसके अलावा दूसरी समीका है 5x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर हमें इसको सिंप्लेक्स विधि से हल करना है। ग्राफिकल मेथड से आप चैप्टर फर्स्ट में हल कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे हम इसको सिंप्लेक्स विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि समस्या हमारी किस में है। समस्या मैक्सिमम में है या मिनिमम में है। अगर समस्या मिनिमम में है तो इसको मैक्सिमम में बदलेंगे, अर्थात उद्देश्य फलन मैक्सिमम में होना चाहिए। अगर वो मिनिमम में उद्देश्य फलन है तो उसको मैक्सिमम में बदलने के लिए हम उद्देश्य फलन को -1 से गुणा कर देंगे। हम इन नियम का पालन करेंगे। इसके अलावा जो प्रतिबंध का जो चिन्ह है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के आगे के जो मान है, जैसे इसमें इस एग्जाम्पल में 3x1 + 5x2, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आ रहा है, तथा 5x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पे इसके आगे के मान 15 और 10 दे रखे हैं। तो ये 15 और 10 जो मान है, ये हमारे आवश्यकता सदिश कहलाते हैं। इनको हम आवश्यकता सदिश या बी के मान बोलेंगे। स्मॉल b बराबर 15 और 10 है, बी के मान है ये मान पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये मान किसी असमीका में नेगेटिव है तो इन्हें पॉजिटिव में बदलना पड़ेगा। तो इनको उस असमीका को हम -1 से ही गुणा कर देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव होने के बाद फिर हमें जो नीचे के जो मान होते हैं, जो चरों के रूप में दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आता है। यहाँ पे सभी धनात्मक होते हैं, यानी कि चर के जो मान होते हैं सभी धनात्मक होते हैं। तो इनको धनात्मक को हम धनात्मक रहने देते हैं, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं आते, ये धनात्मक ही रहते हैं। तो इसके बाद में हम इस जो असमीका है, इसको हम समीकरण में बदलेंगे। तो उद्देश्य फलन का अधिकतम में होना चाहिए, तो मैक्सिमम जेड बराबर 5x1 + 3x2। इसके अलावा जो यहाँ पे प्रतिबंध है 3x1 + 5x2, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आ रहा है। तो लेस देन का मतलब होता है कम, लेस देन यानी लेस यानी कम। तो यानी कि अगर ये लेस देन है तो इस लेस देन को इक्वल टू में बदलने के लिए हम यहाँ पर कोई x1 और x2 के आगे अगला चर x3 जोड़ेंगे और x3 को एक गुणांक से जोड़ेंगे। इसी प्रकार अगली असमीका है जो कि 5x1 + 2x2 है। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 10 आ रहा है, तो यहाँ पर भी लेस देन का चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पर भी लेस देन के चिन्ह को बराबर में बदलने के लिए
क्योंकि मैंने पहले बताया कि लेस का मतलब होता है कम, यानी कि कम होता है, तो हम इसको बराबर में बदलेंगे। तो यहाँ पर भी हम अगला चर जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर x1 x2 आ चुका है और हमने ऊपर की ए समीकरण में x3 को एक गुणांक से जोड़ चुके हैं, तो इस ए समीकरण में हम x4 जोड़ेंगे और बराबर 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों ए समीकरण में बदल चुकी है, तो समीकरण में बदलने के बाद में हम दोनों ए समीकरण में x1 x2 x3 और x4 तक चर रखेंगे। तो ऊपर की ए समीकरण जो समीकरण में बदल चुकी है इसमें x4 वाला चर नहीं है, तो वहाँ पर भी हम x4 लिखेंगे। और जो नीचे की जो समीकरण है उसमें x1 x2 लिख दिया हमने, इसके अलावा x4 जोड़ा है, तो इसमें भी x3 आएगा। तो हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों में हम जो जो चर गायब है उनको 0 गुणांक से जोड़ेंगे। तो ऊपर की जो समीकरण है 3x1 प्लस 5x2 प्लस उसमें x3 जोड़ दिया अपन ने, तो x4 को 0 गुणांक से जोड़ेंगे, तो 0x4 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। इसके अलावा नीचे वाली जो समीकरण है 5x1 प्लस 2x2, यहाँ पर अपन ने x4 जोड़ा है, तो यहाँ पर भी x3 जोड़ देंगे, तो 0x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसके बाद में ये जो चर है हमारे पास 4 चर है x1 x2 x3 x4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसके अलावा जो उद्देश्य फलन हमारा मैक्सिमम है उसमें भी 4 चर होने चाहिए, क्योंकि समीकरणों में चार चर है। तो उद्देश्य फलन को भी हम ऐसे लिखेंगे, z बराबर 5x1 प्लस 3x1 प्लस 5x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4, तो 4 चर लिखेंगे। इसके बाद में हम ये जो रेखिक प्रोग्रामन समस्या है इनको हम मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। मैट्रिक्स के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं गुणांक मैट्रिक्स ए के मान, जिसको कि कैपिटल ए से व्यक्त करेंगे हम। तो कैपिटल ए में जो मान होंगे वो जो हमारी जो समीकरण है उसमें x1 x2 x3 x4 के गुणांक लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में हम x1 x2 x3 x4 के गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल ए का मान हो जाएगा 3 5 1 0 5 2 0 1, और इनको हम लिखेंगे हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4। इसके अलावा कैपिटल एक्स का मान भी लिखा जाएगा, जो कि हमारे पास 4 चर है। तो 4 चर हमारे पास x1 x2 x3 x4 है। तो हम x1 x2 x3 x4 को स्तंभ के अनुसार लिखेंगे। x1 तो कैपिटल X इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4। इसके बाद हम b के मान लिखेंगे, जो कि 15 और 10 है हमारे पास। तो यहाँ तक मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर हम गुणांक मैट्रिक्स में देखते हैं कि जो यहाँ पर 1 0 0 1 जो कि अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 के मान आ रहे हैं, तो ये I2 का मान है। यहाँ पर हम I2 या I3 लाएंगे। इसमें I2 आया 1 0 0 1, यानी कि जो कि इकाई मैट्रिक्स है। ये I2 का मतलब 1 0 0 1 और I3 का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद में इसकी हम सिंप्लेक्स सारणी लिखेंगे। तो ये जो I2 है अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 है, यही हमारा प्रारंभिक आधार सदिश होगा, यही हमारा प्रारंभिक आधार सदिश होगा। इसके बाद हम सिंप्लेक्स सारणी बनाएंगे। तो सिंप्लेक्स सारणी बनाने के लिए हम जो सामने चित्र में प्रदर्शित है इस प्रकार की सारणी बनाएंगे। सबसे पहले CB, फिर B, फिर XB, फिर ऊपर CJ, फिर इसके जस्ट नीचे B आएगा। इसके बाद में
बी के सामने लाइन में y1 y2 y3 y4 आएंगे और इस सारणी को भरेंगे। ये जो सारणी है सभी सवालों में एक जैसी होती है। इस सारणी को सभी सवालों के लिए एक प्रकार से बनाया जाता है। अब इसे कैसे भरेंगे? इसे भरने के लिए सबसे पहले हम ऊपर के सीजे के मान भरेंगे। तो सीजे के जो मान होते हैं वो हमारे उद्देश्य फलन में x1, x2, x3, x4 के गुणांक होते हैं। तो यहाँ पर हम उद्देश्य फलन में x1, x2, x3, x4 के जो गुणांक है 5 है, 3 है, 0 है और 0 है। इसके बाद हम CB के मान भरेंगे, यानी कि बेस के संगत उद्देश्य फलन के मान भरे जाएंगे यहाँ पर। तो CB के मान में हम भरेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा इकाई मैट्रिक्स है I2 जो कि 1 0 0 1 है, इसको हमने अल्फा 3 अल्फा 4 लिखा था। तो अल्फा 3 अल्फा 4 के संगत उद्देश्य फलन में जो CJ के मान है यानी कि C3 C4 के मान, तो C3 C4 के मान 0 0 है, उन्हीं को हम CB में लिखेंगे। इसके बाद में B के मान भरे जाएंगे। तो बेस के संगत लिख दो, तो यहाँ पर जो सदिश है अल्फा 3 अल्फा 4 है उन्हीं को लिखा जाएगा। इसके अलावा जो चर का मान है बेस के संगत वो x3 x4 होगा। और B के मान जो कि ये आवश्यकता सदिश है जो कि बराबर के चिन्ह के आगे आते हैं उन्हीं को लिखेंगे हम। तो B के मान हमारे पास 15 और 10 है, तो इन्हीं को लिखा जाएगा। इसके बाद में B की इस लाइन में y1 y2 y3 y4 सुविधा के लिए लिख देते हैं हम। इसके बाद इस सारणी को और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम जो मैट्रिक्स है गुणांक मैट्रिक्स A जिसमें x1 x2 x3 x4 समीकरण है उसके गुणांक 3 5 1 0 लिखेंगे। दूसरी में समीकरण है 5x1 + 2x2 + 0x3 + 1x4, उनके गुणांक x1 x2 x3 x4 के गुणांक लिखेंगे। तो ये हमारे पास ये 3 5 1 0 5 2 0 1 आ जाएगा। इसके बाद में इस प्रकार सारणी को हम भर सकते हैं। सारणी को भरने के बाद हम जो B के मान तक यहाँ पे लाइन खींचेंगे, जैसे यहाँ पे लाइन है इसमें। तो इसके बाद ZJ - CJ का मान ज्ञात करते हैं। तो ZJ - CJ का मान ज्ञात, ZJ का सूत्र होता है CBYJ, तो यानी कि CB के अवयवों को y1 y2 J का मान 1 2 3 4 लिखेंगे। तो यानी कि y1 y2 y3 y4 के मानों से गुणा करेंगे, उसके बाद उन मानों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने CB का मान 0 था, इसको y1 का मान 3 है, इससे गुणा किया तो 0 × 3 किया 0। इसी प्रकार 0 × 5 किया, y1 का मान 5 है तो 0, फिर दोनों 0 को जोड़ दिया 0 0 के बाद में इस 0 में से ऊपर का जो मान है 5 इसको घटा दिया तो -5 आ गया। 0 - 5 = -5। इसी प्रकार CB का मान 0 को जो y2 का मान है 5 इससे गुणा किया 0 आ गया, और CB का मान 0 को हमने 2 से गुणा किया 0 आ गया। तो दोनों 0 को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, और 0 में से फिर ऊपर का जो 3 है उसी को घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। इसी प्रकार CB का मान 0 0 है, इसको y3 का मान 1 और 0 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 0 आएगा। तो 0 में से फिर ऊपर का 0 घटा देंगे 0 आ जाएगा। इसी प्रकार CB का मान 0 0 को y4 का मान 0 1 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 0 आ जाएगा, और 0 में से ऊपर का 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी सारणी ये बनती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इस सारणी में हम ZJ - CJ का मान देखेंगे। यहाँ पर -5 -3 0 0 है। इस सारणी को हम आगे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि ये सारणी को हम तब तक आगे बनाते हैं तब तक कि ये ZJ - CJ का मान > 0 के बराबर नहीं आता है। ZJ - CJ का मान > 2 के बराबर नहीं आता है, यानी कि 0 और 0 से बढ़ाना चाहिए, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। तो हम यह देखते हैं कि इसमें यहाँ पे ZJ - CJ का जो मान है, यहाँ पे 2 मान तो 0 0 आ रहे हैं, इसके अलावा -5 -3 आ रहा है। तो ये मान -5 -3 0 से छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। या तो 0 के बराबर आए या 0 से बड़े आए, लेकिन ये छोटे हैं। तो इनमें हम न्यूनतम मान देखेंगे। तो न्यूनतम मान -5 है हमारा, तो -5 के नीचे हम एरो लगा देंगे, -5 के नीचे हम एरो लगा देंगे। इसके अलावा अब हमको ये देखना है
इसमें कौन सा सदिश निकलेगा और कौन सा सदिश एंटर होगा। तो हम क्या करेंगे, जो आवश्यक सदिश है ये b के मान 15 और 10 है, इसके अलावा -5 की जो लाइन है ये y1 के मान है। तो हम क्या करेंगे, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे न्यूनतम अनुपात लिखेंगे हम बगल में, चाहो तो उस कार्य को रफ में लिख सकते हैं हम। तो 15 में 3 का भाग देंगे 5 आ जाएगा, 10 में 5 का भाग दे देंगे 2 आ जाएगा। तो 5 और 2 में न्यूनतम मान 2 है, तो 2 मान 10 में 5 का भाग देने पर आ रहा है। तो हम इस -5 के जस्ट ऊपर 5 है उस पर डिब्बा बना देंगे, ये हमारा की एलिमेंट होगा, यानी कि मुख्य अवयव होगा। इसी मुख्य अवयव से हमारी अगली सारणी बनेगी। इसके अलावा यह -5 है तो इस लाइन में y1 है, y1 के संगत हमने इस 5 पे जो डिब्बा बना देंगे की एलिमेंट होगा। तो यह -5 y1 का मतलब α1, तो α1 का तो एंटर हो जाएगा। इसके अलावा जो 5 है तो 5 के जस्ट सामने बाएं साइड में देखेंगे यहाँ पर α4 आ रहा है, तो α4 निकल जाएगा। तो α4 हमारा निर्गत सदिश होगा। इसके अलावा y1 के संगत α1 सदिश होगा, वो प्रवेशी सदिश होगा। और इसके बाद फिर हम अगले सारणी बनाएंगे। तो अगले सारणी बनाने के लिए आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।